स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की ज्योग्राफी। तो देखिए अभी हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा है जो कि इस बुक का अंतिम चैप्टर है। इस चैप्टर का पार्ट 1 आ चुका है, आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2। तो चैप्टर के अगर नाम की बात की जाए तो नाम है मानव संसाधन। पार्ट 1 में आप लोगों ने जाना था कि मानव संसाधन क्या है। किसी भी देश की जो जनसंख्या है सीधा सीधा हम उसको ही उस देश का संसाधन कह सकते हैं, मानव संसाधन कह सकते हैं। और आपने जाना था जनसंख्या के बारे में भी कुछ फैक्ट जाने थे। आज के इस वीडियो में देखिए हम लोग पढ़ेंगे कि जो जनसंख्या वृद्धि के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, तो जनसंख्या के अंदर जो ये परिवर्तन हो रहा है, यहां पर जनसंख्या वृद्धि की बात नहीं कर रहे हैं, जनसंख्या परिवर्तन की बात कर रहे हैं। यानी कि जनसंख्या के अंदर कमी भी हो सकती है और बढ़ोतरी भी हो सकती है। अगर इस प्रकार का कोई परिवर्तन आता है तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, जनसंख्या परिवर्तन कहा जाएगा। तो देखिए क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, सबसे पहले हम लोग जनसंख्या परिवर्तन। अब जनसंख्या परिवर्तन क्या है, सबसे पहले तो यह जानना होगा। इसका मतलब होगा जनसंख्या परिवर्तन का कि एक निश्चित अवधि के अंदर लोगों की संख्या में क्या कमी हो रही है, क्या बढ़ोतरी हो रही है, इसी चीज को कहेंगे जनसंख्या परिवर्तन। निश्चित अवधि को ध्यान में रखना है। यह नहीं है कि रात को सोए सुबह उठकर देखा तो जनसंख्या जो परिवर्तन हो गया है, यही जनसंख्या परिवर्तन है। एक निश्चित अवधि का यहां पर, एक टाइम पीरियड का यहां पर ख्याल रखा जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि देखिए एक निश्चित अवधि में ये क्या है, परिवर्तन है लोगों की संख्या में, इसको क्या कहेंगे, इसी को ही जनसंख्या परिवर्तन कहेंगे। तो देखिए जनसंख्या परिवर्तन की अगर बात की जाए तो हम लोग अगर बात करें 1800 ईस्वी से पहले तक की, 1800 ईस्वी तक पहले की अगर बात करें तो देखिए क्या था कि जनसंख्या के अंदर जो परिवर्तन हो रहा था, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि भाई जो जनसंख्या के अंदर वृद्धि हो रही थी 1800 ईस्वी तक, वो धीरे धीरे हो रही थी। उसकी जो ग्रोथ रेट थी जनसंख्या वृद्धि की, वो क्या थी, बहुत ज्यादा कम थी, यानी कि धीरे धीरे हो रही थी। कब तक की बात हो रही है, 1800 ईस्वी तक, यानी कि उससे पहले की बात है। और जनसंख्या वृद्धि के अंदर जो इंक्रीमेंट था, ये कैसा था, इंक्रीमेंट तो था लेकिन बहुत धीमी धीमी गति से हो रही थी, बहुत कम गति से। अगर कारण की बात की जाए तो कारण क्या था, देखिए जन्म दर भी उस समय क्या थी, अधिक थी, लेकिन जो मृत्यु दर थी, लोगों के मरने की जो दर थी, वो भी अधिक थी। ऐसा क्यों था, क्योंकि 1800 ईस्वी तक के पहले के समय में आप देखेंगे तो ये जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, चिकित्सक सेवाएं हैं, ये इस प्रकार की सेवाएं उपलब्ध नहीं थी, जिसकी वजह से लोगों के मरने की जो दर थी, ये कैसी थी, अधिक थी। और उसके अलावा देखिए जो खाद्यान्न थे, जो खाने की सामग्री है, भोजन, वो भी इतनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं था, इसकी वजह से भी मृत्यु दर अधिक रहा करती थी। उसके अलावा जो कृषक वर्ग वगैरह हुआ करता था, उस समय के अंदर इतनी फसल को उगाने में इतना सक्षम नहीं था कि वो इतने लोगों की पूर्ति कर सके। तो उसी के चलते क्या था, 1800 ईस्वी तक का जो समय आप देखेंगे, इससे पहले तक जो जनसंख्या थी वो बहुत ही धीमी धीमी गति से बढ़ रही थी। उसके बाद आप देखेंगे, ये तो बात हो रही है 1800 ईस्वी तक। उसके बाद देखिए 18वीं सदी में ही क्या हुआ था, 18वीं सदी में ही आपको पता है कि औद्योगिक क्रांति आई थी, जिसके फलस्वरूप भाई नई नई आधुनिक मशीनों का निर्माण हुआ था, जिसकी वजह से देखिए किसी भी क्षेत्र में आप ले लीजिए, हर एक क्षेत्र के अंदर नई नई खोजें प्रारंभ हुई थी, जिसके चलते कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों का फर्क किस पर पड़ा था, जनसंख्या वृद्धि पर भी पड़ा था। कृषि के क्षेत्र में आप देखेंगे कि आधुनिक यंत्रों का विकास हुआ, जिसकी वजह से खाद्यान्नों की जो उपज थी, इसके अंदर भी बढ़ोतरी होनी प्रारंभ हुई। ये सब कारण चलते रहेंगे जो भी है। तो इसके बाद देखिए 1804 तक आप देखेंगे धीरे धीरे धीमी धीमी गति से बढ़ते हुए 1804 ईस्वी तक जो जनसंख्या थी वो पहुंच गई 1 अरब तक। 1 अरब जनसंख्या हो गई। उसके बाद देखिए ठीक 150 साल के अंदर, अगर 1804 से आप चलेंगे 1959 तक क्या हुआ कि जो जनसंख्या थी वो देखिए आप कितना गुना हो गई, यहां पर 1 से बढ़कर 3 अरब हो गई। कितने वर्ष में, मात्र 150 वर्ष में। 1800 ईस्वी तक वही जनसंख्या जो धीरे धीरे बढ़ रही थी, 1859 तक आते आते क्या हुआ, 1 अरब से सिर्फ
150 साल में ही ये यहां पर 3 अरब जनसंख्या हो गई। इसके बाद आप देखेंगे आने वाले 40 साल के अंदर, यानी कि 1959 से लेकर 1990 तक देखिए ये 30 वर्ष हुए हैं यहां तक, तो 30 वर्ष के अंदर ही ये जो जनसंख्या है ये भी डबल हो गई, और कितनी हो गई, 6 अरब यहां पर हो गई। और कितने वर्षों में, मात्र 30 वर्षों में। तो देखिए ऐसा किस लिए हुआ यहां पर, ये इसलिए हुआ कि ये जो बढ़ोतरी किस वजह से आई कि ये टाइम आते आते जो ये स्वास्थ्य सेवाएं थी इनके अंदर नई नई खोज होनी प्रारंभ हुई। उसके बाद आप देखेंगे कि जो मानव है इसने अपना जो मृत्यु दर है, मृत्यु दर यानी कि प्रत्येक 1000 पर कितनी मौत होती है, कितनी मृत्यु होती है, इसी को मृत्यु दर कहा जाता है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में विभिन्न विभिन्न प्रकार की खोजों की मदद से क्या हुआ कि एक इंसान का जो आम जीवन है उसके अंदर बढ़ोतरी हो गई, जो उसकी जीवित रहने की औसत आयु है उसके अंदर भी वृद्धि हुई। आप देखेंगे प्राचीन काल के अंदर, यानी कि थोड़ा सा आप टाइम पीछे तक भी जाएंगे तो आप देखेंगे एक घर के अंदर अगर बच्चों की संख्या को आप काउंट करेंगे तो किसी भी परिवार में आपको आसानी से देखिए 7 से लेकर 10 की संख्या में बच्चे मिलेंगे। ऐसा इसलिए था कि उस समय काल के अंदर जो मृत्यु दर थी वो सर्वाधिक थी। 10 बच्चे हुआ करते थे तो उनमें से जाकर कहीं 6 बच्चे जीवित रहा करते थे, 4 बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। कोई सामान्य सी बीमारी, छोटी से छोटी बीमारी के चलते जिसका कि इलाज नहीं था उस समय के अंदर, उससे भी बच्चों की मृत्यु हो जाया करती थी। तो आज के समय में आप लोग देखेंगे कि मृत्यु दर को किस प्रकार से कंट्रोल किया जा रहा है। अब जैसे ही किसी बच्चे का जन्म होता है तो देखिए 24 घंटे के अंदर ही उसको 3 इंजेक्शन दिए जाते हैं, वैक्सीनेशन किया जाता है जो कि उसको बीमारियों से बचा कर रखेगा। जब तक कि बच्चे की आयु देखिए, आप देखेंगे कि लंबे समय तक बच्चे को लगातार वैक्सीनेट किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि उसके अंदर जो अलग अलग प्रकार के रोग हैं जो कि जिससे कि प्राचीन काल में बच्चों की मृत्यु हुआ करती थी, इनके प्रति शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो डेवलप कर दी जाती है बच्चे के अंदर, जिसका परिणाम क्या हुआ है कि ये जो आप देख रहे हैं जन्म दर या फिर जीवन प्रत्याशा, एक व्यक्ति कितने वर्ष तक यानी कि जीवित रहता है, इन सब चीजों में क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। उसी चीज का परिणाम क्या है कि आप लोग देख सकते हैं यहां पर मात्र 30 वर्षों के अंदर ही जो जनसंख्या वृद्धि की दर है, जो परिवर्तन की दर है, ये देखिए ठीक यहां पर डबल हो गई है। कारण आप लोग समझ गए हैं ऐसा क्यों हुआ है। तो यहां पर देखिए 2 नाम मैंने आपको अभी भी बताए थे, एक तो है बर्थ रेट। बर्थ रेट यानी कि यहां पर जन्म दर की बात हो रही है, और जन्म दर को कैसे काउंट करते हैं, देखिए प्रत्येक 1000 के अंदर, प्रत्येक 1000 के अंदर जितने जीवित जन्म हैं, जितने जीवित जन्म है यानी कि 1000 का जन्म हुआ तो इसके अंदर से कितने बच्चे या लोग वे जीवित हैं, इसको क्या कहेंगे, इसी को जन्म दर कहा जाएगा। और इसी 1000 के अंदर से कितने की मृत्यु हो रही है, कितने जीवित नहीं है, इसी को क्या कहा जाएगा, इसी को डेथ रेट कहेंगे, मृत्यु दर इसको कहा जाएगा। ये भी किसके अंदर होगी, 1000 के अंदर होगी। और ये क्या होगा, प्रत्येक 1000 के अंदर जो मृत्यु है इसको क्या कहा जाएगा, मृत्यु दर कहा जाएगा। तो यहां पर देखिए अगर बात करें जनसंख्या परिवर्तन क्या है, जनसंख्या के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है निश्चित अवधि के अंदर, ये क्या है, जनसंख्या परिवर्तन है। कारण क्या है, आप लोग जवाब दे सकते हैं। कारण यही है कि देखिए जो बर्थ रेट और जो डेथ रेट है, जो जन्म दर है, मृत्यु दर है, जब इसके बीच का जो अंतर है ना, यही क्या कहलाता है, यही जनसंख्या परिवर्तन की दर है। और कैसी, प्राकृतिक जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं इसको। किसको, अगर हम बर्थ रेट के अंदर से डेथ रेट को माइनस कर दें, देखिए अगर बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट कम है, तो क्या होगा, जनसंख्या के अंदर वृद्धि होगी। अगर डेथ रेट ज्यादा है, बर्थ रेट कम है, तो क्या होगा, जनसंख्या के अंदर कमी होगी। यानी कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है यही क्या है, इसी को ही जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। और कैसा, प्राकृतिक जनसंख्या परिवर्तन, नेचुरल है ये प्रोसेस। तो ये चीज आप लोग समझ गए हैं। और उसके अलावा देखिए जो जनसंख्या के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है, लोगों की संख्या में जो परिवर्तन है, उसके 2 कारण आपने यहां पर समझे। एक तो बर्थ रेट है, जन्म दर से भी भाई परिवर्तन होगा जनसंख्या के अंदर, जो डेथ रेट है इससे भी परिवर्तन होगा। उसके अलावा तीसरा कारण कौन सा है, तीसरा कारण है माइग्रेशन। माइग्रेशन यानी कि प्रवास, किसी एक निश्चित क्षेत्र के अंदर
एक क्षेत्र विशेष के अंदर लोगों का जो आना जाना होता है, इसे ही क्या कहते हैं, इसी को प्रवास कहा जाता है। एग्जाम्पल आप मान लीजिए भाई, भारत है, एक तरफ है यूएसए। अगर भारत के लोग काम धंधे की खोज में यूएसए के अंदर जाते हैं तो ये क्या है, माइग्रेशन है। दोनों के लिए ही माइग्रेशन है भाई, भारत के लिए भी और यूएसए के लिए भी, लेकिन ये भी दो प्रकार का होगा, अभी इसको डिस्कस करेंगे। तो तीसरा जो फैक्टर है, ये देखिए फैक्टर है जनसंख्या परिवर्तन के लिए, बर्थ रेट हो गया, डेथ रेट है। अब तीसरा जो है ये है प्रवास। तो प्रवास क्या है, प्रवास आप लोगों ने समझा अभी, किसी क्षेत्र विशेष के अंदर लोगों का आना जाना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। अब ये दो प्रकार के हैं, देखिए एक तो है पहला उत्प्रवासी, उत्प्रवासी, और उत्प्रवासी को क्या कहते हैं इंग्लिश के अंदर, देखिए एमिग्रेंट, एमिग्रेंट्स कहते हैं। उत्प्रवासी यानी कि एमिग्रेंट, एमिग्रेंट के ई से आप लोग ध्यान रखेंगे, ई से क्या होता है, देखिए एग्जिट, एग्जिट यानी कि बाहर निकलना। उत्प्रवासी के अंदर क्या होगा, यदि कोई व्यक्ति अपने देश को छोड़ता है तो वो क्या कहलाएगा, उत्प्रवासी कहलाएगा। अपने देश को छोड़ा, वहां पर वो क्या कहलाया, उत्प्रवासी। लेकिन वो किस देश के अंदर जा रहा है, जिस देश के अंदर वो पहुंचेगा वहां पर उसको क्या कहा जाएगा, अप्रवासी कहा जाएगा। अप्रवासी, आ यानी कि आना, अप्रवासी, और इसको क्या कहते हैं, इमिग्रेंट। इमिग्रेंट्स यानी कि इन का आई से आप ले सकते हैं इन, यानी कि वो किसी देश के अंदर इन हुआ है, आया है। अप्रवासी यानी कि आया है, यहां पर आई मतलब इन हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे, अप्रवासी। प्रवास के अंदर दो चीजें हैं, एक व्यक्ति भारत को छोड़कर अमेरिका जाता है तो भारत के लिए वही व्यक्ति क्या होगा, उत्प्रवासी, और अमेरिका के लिए क्या होगा, अप्रवासी होगा, क्योंकि वो वहां पर गया है। तो ये कारण है जो कि क्या करते हैं, जनसंख्या को परिवर्तित करते हैं, जनसंख्या परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो एक एग्जाम्पल देखिए, अभी वैसे बताया था, जैसे कि यूएसए के अंदर आप लोग देखेंगे, यूएसए के अंदर जो आप भाई प्राकृतिक संसाधन अच्छे से डेवलप है, रोजगार के बेहतरीन अवसर है, वहां पर जो जीवन शैली है वो भी क्या है, उच्च है, जिससे कि आकर्षित होकर विभिन्न विभिन्न देशों से जो युवा हैं वो कहां जा रहे हैं, यूएसए के अंदर जा रहे हैं। तो यूएसए के अंदर आप देखेंगे कि जो जनसंख्या परिवर्तन की दर है वो कैसी होगी, अधिक होगी, क्योंकि लोग वहां पर जाना पसंद कर रहे हैं, तो जनसंख्या परिवर्तन वहां पर अधिक है। लेकिन एक और एग्जाम्पल है, सूडान है या फिर अफ्रीका के कोई और कंट्री ले लीजिए आप, जो कि सहारा मरुस्थल के इर्द गिर्द बसे हुए हैं, जहां पर कि रोजगार के बेहतरीन अवसर नहीं है, लोग वहां पर जाना पसंद नहीं करते हैं, लोग भी नहीं जा रहे हैं। उसके अलावा इन देशों के लोग अपने देश को छोड़कर भी, भाई सूडान का एग्जाम्पल ले लीजिए, सूडान को छोड़कर कहां जा रहे हैं, दूसरे देश में जा रहे हैं रोजगार की तलाश में। तो सूडान के अंदर क्या देखने को मिलेगा कि जनसंख्या परिवर्तन, इसके अंदर कमी होती आपको नजर आएगी, ठीक है, क्योंकि यहां पर लोग ज्यादा आएंगे नहीं, जाएंगे यहां से तो कमी, और यूएसए के अंदर जा रहे हैं तो यहां पर क्या होगा, वृद्धि होगी। अब देखिए जनसंख्या जो वृद्धि की दर है, जनसंख्या वृद्धि को आप लोग देखेंगे, जनसंख्या वृद्धि अगर इसकी दर की बात की जाए तो क्या ये सभी देशों में एक जैसी है? अगर आप विश्व के स्तर पर देखेंगे कि भाई पूरे विश्व की आबादी, एक आप आज देखेंगे, एक ठीक एक साल बाद देखेंगे, तो जनसंख्या के अंदर तो निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। लेकिन क्या संसार के अंदर जितने देश हैं, क्या जनसंख्या वृद्धि दर सभी देशों में एक समान है? सभी देशों में एक ही रेट से बढ़ रही है? ऐसा जरूरी नहीं है। भाई भारत की जो जनसंख्या वृद्धि की दर है ये अलग होगी, जापान की आप लोग देखेंगे तो वो अलग अलग मिलेगी। तो यहां पर ये बताया जा रहा है कि जो जनसंख्या वृद्धि दर है ये क्या होगी, अलग अलग देशों में ये क्या है, अलग अलग है। कोई जरूरी नहीं है कि एक जैसी जनसंख्या वृद्धि दर होगी, सभी के लिए अलग अलग है। आप देखेंगे कि कुछ देशों के अंदर, कुछ देश के अंदर क्या हो रहा है कि तेजी से वृद्धि हो रही है, कुछ देशों में जो जनसंख्या वृद्धि दर है या फिर जनसंख्या के अंदर कमी भी हो रही है, जनसंख्या परिवर्तन कह सकते हैं। कहीं पर आप देखेंगे कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और कहीं पर कमी हो रही है। जैसे कि यहां पर एग्जाम्पल लिया गया था, यूएसए के अंदर वृद्धि है और सूडान के अंदर कमी है। तो इस प्रकार की चीजें भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। जैसे कि अन्य एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे कि केनिया है, केनिया के अंदर आप लोग देखेंगे कि जो जन्म दर है, यानी कि कितने वहां पर शिशु जन्म ले रहे हैं, इसको क्या कहेंगे, जन्म कहेंगे।
जन्म तो ये हो गया, जन्म दर इसके अंदर 1000 में से कितने जीवित रह रहे हैं, ये जन्म दर है। तो देखिए जन्म दर भी वहां पर क्या है, सर्वाधिक है, जन्म दर भी बहुत ज्यादा है। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो मृत्यु दर है ये कैसी है, ये अभी कंट्रोल में है। केन्या के अंदर भी ये सारी चीजें जो कि मृत्यु दर को कंट्रोल करती हैं, चिकित्सा सेवा है भाई, अलग अलग दवाइयों का निर्माण हुआ है, अलग अलग मशीनरीज है जो कि इंसान को भाई जिंदा रख सकती है, वेंटिलेटर है, कई प्रकार की सुविधाएं यहां पर विकास हुआ है, जिसकी वजह से क्या है, जन्म दर तो बहुत ज्यादा है लेकिन मृत्यु दर को भी कंट्रोल कर लिया गया है। इसकी वजह से क्या होगा कि जो जनसंख्या वृद्धि आपको दिखाई देगी वो बहुत ज्यादा तेजी से होगी। मान लीजिए कि जनसंख्या दर, देखिए जो जन्म दर है, मान लीजिए जन्म दर कितनी है, 1000 के अंदर से 700 लोग जीवित रहते हैं, 700 जीवित है तो ये क्या होगा, जन्म दर होगी, और इसी 1000 के अंदर से 3 लोगों की मृत्यु होती है, तो ये क्या है, मृत्यु दर है। लेकिन यहां पर क्या है कि भाई 300 को कंट्रोल कर लिया गया है, अच्छी फैसिलिटी के द्वारा क्या है, अभी इसको कंट्रोल करके जो मृत्यु दर है उसको पहुंच गई है 100 तक, यानी कि अब जीवित लोगों की संख्या भी कितनी हो गई है, यहां पर 200 और जोड़ देंगे तो यानी कि 900, तो क्या है, जन्म दर हो गई, और मृत्यु दर देखेंगे 100 तक है। तो इस प्रकार से 900 लोगों की वृद्धि होगी हर साल में, या एग्जाम्पल के तौर पर, तो क्या होगा, बहुत तेजी से जनसंख्या वृद्धि हम लोगों को प्रतीत होगी। दूसरी तरफ आप देखिए अन्य एग्जाम्पल लेंगे, ये तो केनिया का होगा, दूसरी तरफ यूके का देखेंगे तो यूके के अंदर क्या है, एजुकेटेड लोग है, जनसंख्या वृद्धि की जो दर है वहां पर बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, बच्चे बहुत ज्यादा कम पैदा हो रहे हैं क्योंकि लोगों को पता है कि जो संसाधन है हमारे वो सीमित है। तो वहां पर जो जनसंख्या है उसकी देखिए जन्म दर भी क्या है, कम है। जन्म दर आप लोग देखेंगे तो जन्म दर भी कम मिलेगी, जन्म दर क्या होगी, जन्म दर भी कम होगी, और उसके अलावा जो मृत्यु दर है वो भी कम है, जिसका परिणाम क्या है कि जनसंख्या के अंदर वृद्धि तो हो रही है, बढ़ोतरी तो होगी, लेकिन उतनी गति से हमें नहीं दिखाई देगी जितनी कि केनिया के अंदर दिखाई दे रही है। केनिया में क्या है, जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है, यूके के अंदर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम है, वृद्धि दोनों में है, केनिया में अधिक होगी, यूके के अंदर वृद्धि है लेकिन बहुत कम रेट से है, जो ग्रोथ रेट रहेगा वो बहुत ज्यादा कम रहेगा। तो ये था जनसंख्या के अंदर परिवर्तन। दूसरा देखिए क्या है, जनसंख्या का संगठन, जनसंख्या की कंपोजिशन हम यहां पर पढ़ रहे हैं, यानी कि जनसंख्या के संगठन में कौन कौन सी चीजें शामिल है। तो देखिए जनसंख्या के अंदर भाई बहुत सी चीजें शामिल है, जैसे कि यहां पर क्वालिटी की बात कर रहे हैं। अगर मानव को हम एक संसाधन के प्रकार से लेकर चल रहे हैं तो हमें देखना होगा कि भाई ये संसाधन जो है पुरुष है, महिला है, इसका शैक्षणिक स्तर क्या है, ये भाई शारीरिक रूप से स्वस्थ है या नहीं है, कई प्रकार की चीजें देखनी होगी। तो देखिए किसी भी देश की कितनी भी जनसंख्या हो, किसी भी देश की जनसंख्या चाहे कम हो ज्यादा हो, भाई आप मान लीजिए कि जनसंख्या जो है बहुत ज्यादा है, अगर जनसंख्या ज्यादा है तो क्या ये उस देश की आर्थिक गति को प्रभावित करेगी? तो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर जनसंख्या ज्यादा है तो देश का जो आर्थिक विकास है उसको प्रभावित करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पर यह चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जो जनसंख्या है ये क्या करेगी, आर्थिक विकास, उस देश का जो भी आर्थिक विकास की दर है इसको प्रभावित नहीं करेगी। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिया गया है, एक तरफ है जापान और दूसरी तरफ है बांग्लादेश। आकार में छोटे देश है लेकिन दोनों आप देखेंगे कि सघन है, यानी कि जनसंख्या यहां पर ठीक ठाक है, जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो ठीक है, जो यहाँ की जनसंख्या है वो भी अधिक है। दोनों ही घने बसे हुए देश है, लेकिन क्या आर्थिक जो इनका भाई जो आर्थिक विकास की दर है क्या एक जैसी है? बिल्कुल भी नहीं। जापान जो है उसने अपना जो आर्थिक विकास किया है बहुत ज्यादा तेजी से किया है। दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे जैसे कि बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, यहां पर क्या है, आर्थिक विकास की जो दर है धीमी है। यहां पर जनसंख्या भी पूरी है लेकिन आर्थिक विकास की दर धीमी है। क्यों है? क्योंकि यहां का जो इंसान है उसको मानव संसाधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। यहां पर किसी देश की कमी नहीं बताई जा रही है कि पाकिस्तान में ये है, बांग्लादेश में ये है। लेकिन आप लोग देखेंगे कि बांग्लादेश जैसे देशों में क्या है, शिक्षा का जो स्तर है वो आपको निम्न मिलेगा। उसके अलावा जो स्वास्थ्य सुविधाएं अगर आप कंपैरिजन करेंगे जापान और बांग्लादेश की,
तो इसमें भी साफ स्पष्ट आपको अंतर दिखाई देगा। तो इन्हीं सब चीजों के चलते क्या होता है कि जापान के अंदर जितनी भी जनसंख्या है वो देखिए जो क्या हुआ है कि संसाधन के रूप में उभरी है, संसाधन के रूप में उभरी है। उसने खुद का विकास किया है, अपनी जीवन शैली को भी उच्च बनाया है, उसके साथ साथ अपने देश का भी विकास किया है वहां की जनसंख्या ने। तो जिसकी वजह से क्या है, अधिक जनसंख्या होते हुए भी जापान का जो आर्थिक विकास की दर है वो ज्यादा है, बांग्लादेश की भी अधिक जनसंख्या होते हुए आर्थिक विकास की दर निम्न है। क्यों है? क्योंकि हर प्रकार की सुविधाओं की वहां पर कमी है, इंसान को एक संसाधन बना नहीं पा रहे हैं इस प्रकार से जैसा कि जापान ने किया है। तो देखिए किस प्रकार से मानव एक संसाधन के रूप में कार्य करता है, कौन कौन से गुण होते हैं जो कि उसको संसाधन बनाएंगे। तो देखिए यहां पर अगर बात करें आयु क्या है, किसी इंसान की आयु क्या है ये बताएगी कि वो किस प्रकार का संसाधन है। तो आप लोग देखेंगे अगर आयु वर्ग आप ले ले भाई छोटे बच्चों का, जीरो यानी कि एक बच्चा भी पैदा हुआ है, पैदा हुए बच्चे से लेकर आप 15 साल तक के बच्चे, ये क्या है पूरी तरह से अपने माता पिता के ऊपर ये भाई डिपेंडेंट है, माता पिता इनका पालन पोषण करेंगे, सब करेंगे। तो यहां पर ये चीज एक संसाधन के रूप में नहीं उभर रही है जनसंख्या। अगर आप देखेंगे जो बीच की जनसंख्या है, जो युवा जनसंख्या है, आप मानिए कि भाई 17 की आयु से लेकर जो हमारे देश में तो भाई 60 साल का आदमी रिटायर होता है, तो 60 साल तक आप मान सकते हैं। तो इस साल की आयु का जो ग्रुप है ये क्या करता है, काम कर रहा है, यानी कि रोजगार के क्षेत्रों में, हर प्रकार के क्षेत्रों में, जो कि क्या कर रहा है, देश को भी एक विकास की गति दे रहा है और उसके अलावा खुद के परिवार को संभालने का भी काम कर रहा है, यानी कि एक संसाधन की तरह यहां पर कार्य कर रहा है। उसके बाद आप देखेंगे 60 से लेकर आप भाई जो आयु, अंतिम आयु जब तक मृत्यु नहीं हो जाती, इस आयु के जो व्यक्ति हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग, यानी कि बुजुर्ग जो हैं ये भी क्या होंगे, ये भी अपने परिवार पर आश्रित होंगे, इनकी देखभाल करने के लिए भी किसी की आवश्यकता होगी, यानी कि अभी एक संसाधन के रूप में कार्य नहीं करेंगे। जिस देश के अंदर जितनी युवा जनसंख्या होगी, जितनी वहां पर सुविधाएं यानी कि होंगी, हर प्रकार की सुविधाएं, भाई अच्छे अच्छे शैक्षणिक स्तर के कॉलेज होंगे, वहां पर अच्छी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी, रोजगार के अवसर होंगे, तो क्या होगा कि यही युवा एक संसाधन के रूप में कार्य करेंगे और अपने देश को भी गति देंगे। तो आयु आप देखें कि भाई जो छोटी आयु के बच्चे हैं वो अपने माता पिता पर वो है डिपेंडेंट, बड़ी उम्र हो जाती है वृद्ध व्यक्ति वो भी डिपेंडेंट है। तो आयु से भी पता चलेगा कि संसाधन को प्रभावित करेंगे या नहीं। उसके अलावा देखिए लिंग, कितने पुरुष है कितनी महिलाएं हैं, ये चीज भी संसाधन के अंदर आती है। उसके अलावा साक्षरता, क्या क्या स्तर है साक्षरता का, पढ़ाई का, आप लोग देखेंगे विभिन्न विभिन्न प्रकार की डिग्रियां, कोई इंजीनियरिंग फील्ड से है, कोई डॉक्टर है, कोई भाई अलग अलग यानी कि रोजगार के क्षेत्रों में है, जो कि अगर एक साक्षरता का स्तर क्या होगा, अलग अलग होगा और उच्च साक्षरता स्तर होगा तो क्या करेगा, इंसान एक अच्छे संसाधन की तरह बिहेव करेगा। उसके अलावा मैंने आपको इसी चैप्टर में काफी बार बताया कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं ये भी अच्छी होनी चाहिए, और आय क्या है किसी व्यक्ति की ये भी डिपेंड करती है, आय, और उसके अलावा वो क्या क्या व्यवसाय कर रहा है, ये सब चीजें देखनी पड़ती है एक मानव किस प्रकार का संसाधन है। तो देखिए अगर जनसंख्या संगठन यानी कि इसी की ही अगर हमें स्टडी करनी हो, इसी का अध्ययन करना हो, तो इसका अध्ययन किस प्रकार से किया जाता है, एक चीज होती है जनसंख्या पिरामिड। जनसंख्या पिरामिड यानी कि ग्राफ सा बनाया जाता है जिसकी मदद से क्या किया जाएगा, जनसंख्या संगठन को अध्ययन किया जाएगा, पढ़ा जाएगा कि जनसंख्या कंपोजिशन यानी कि जनसंख्या संगठन क्या है, कि जनसंख्या का संगठन क्या है, जनसंख्या के अंदर कितनी आयु वर्ग के लोग हैं, किस प्रकार लिंग के लोग हैं, कितने पुरुष हैं कितनी महिलाएं हैं, साक्षरता का स्तर क्या है, स्वास्थ्य का स्तर क्या है, आय क्या है, क्या क्या व्यवसाय करते हैं, यही सब क्या है, इसी को ही जनसंख्या संगठन कहा गया है। और अगर जनसंख्या संगठन को आपको स्टडी करना है, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक जनसंख्या पिरामिड बनाना होगा। इसकी सहायता से आप लोग अध्ययन कर सकते हैं। तो देखिए जनसंख्या पिरामिड से हमें क्या क्या पता चलेगा, एक तो पता चलेगा कि आयु वर्ग, यहां पर आयु वर्ग के अंदर क्या किया जाएगा, विभाजित किया जाएगा। जो जनसंख्या पिरामिड है यहां पर आयु वर्ग के अंदर एक तो विभाजन होगा,
उसके अलावा आप देखेंगे लिंग में भी विभाजित होगा, यानी कितनी स्त्री हैं कितने पुरुष हैं, ये सब यहां पर दिखाया जाएगा। तो देखिए जनसंख्या पिरामिड सीधा सा इस प्रकार से बनाया जाता है। यहां पर तो लिखेंगे हम लोग प्रतिशत लिखेंगे, यानी कि प्रतिशत कितनी टोटल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, ये चीज यहां पर लिखेंगे। यहां पर क्या होगा, आयु वर्ग होगा। यहां पर 0 से 4, 4 से 8, 4 से 12, यानी कि अलग अलग एज ग्रुप बनाए जाएंगे। अगर मोटे रूप से देखें तो भाई 3 एज ग्रुप बनाए जाएंगे यहां पर इस प्रकार से। तो देखिए सबसे पहले के अंदर तो आ जाएंगे यहां पर 0 से लेकर जो मान लीजिए 15 साल तक के बच्चे हैं, ये यहां पर आ गए। इसके बाद 15 से लेकर आप देखेंगे 40 साल तक के बच्चे आ गए, और उसके बाद 40 से लेकर यहां पर जो अधिकतम आयु रहती है ये यहां पर आ जाएगी, यानी कि मृत्यु के टाइम तक की। उसके बाद देखिए यहां पर क्या किया जाएगा, ये एक लाइन आ गई। इसके बाद इस तरफ तो लिखेंगे, यहां पर लिंग को विभाजित किया गया है इस लाइन से, इस तरफ पुरुष आ जाएंगे, इस तरफ महिलाएं रहेगी। तो यहां पर लिखना है हमें पुरुषों के, देखिए यहां पर कितने, ये भी अलग अलग रहेगा। 0 से लेकर यहां पर मान लीजिए 2 साल तक है, यहां पर 4 साल 6 साल इस प्रकार से। तो यहां पर 0 से लेकर मान लीजिए 2 साल तक की आयु के बच्चों का कितना प्रतिशत है उस देश की जनसंख्या के हिसाब से, वो यहां पर आएगा। तो इस प्रकार से लिख देंगे। मान लीजिए यहां पर कोई भी रीडिंग रहेगी 0 से लेकर यहां पर भाई 5 7 8 9 10 इस प्रकार से। तो मान लीजिए ये क्या है, मेल चाइल्ड है, पुरुष बच्चे हैं, इस प्रकार से यहां पर आ गया। और उसी हिसाब से महिलाओं की जो शिशु हैं उनकी संख्या कितनी है वो यहां पर आ जाएगा। इस प्रकार से ये पूरी स्ट्रक्चर बनती चली जाएगी हिसाब से, आयु वर्ग के हिसाब से। उसके बाद यहां पर अलग आयु ग्रुप रहेगा। मान लीजिए यहां पर कुछ है, यहां पर 30 से लेकर 35 वर्ष तक के बच्चों का है। तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर बनती चली जाएगी। मान लीजिए इस प्रकार से कोई भी स्ट्रक्चर बनती चली जाएगी, तो यहां पर इस प्रकार से बन जाएगी। अब इस ग्राफ से, इस जनसंख्या पिरामिड से हम लोग हिसाब लगा सकते हैं कि इन सब चीजों को देख सकते हैं कि किस प्रकार की वहां पर जनसंख्या का जो संगठन है वो किस प्रकार से है। तो देखिए यहां पर महिलाएं हैं, सीधा हम लोग देख सकते हैं कि कितनी महिलाएं हैं कितने पुरुष है, ये बातें जान सकते हैं। उसके अलावा देखिए अगर 0 से 15 वर्ष तक के यहां पर अगर हम आयु वर्ग के बच्चों को लेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि ये कोई संसाधन की तरह कार्य नहीं कर रहे हैं, ये अभी तक आश्रित है, ये चीज हम यहां पर देख लेंगे। उसके अलावा अगर ये ग्रुप हम देखेंगे 15 से 40 तक का, तो ये चीज हम देखेंगे कि ये क्या कर रहे होंगे, वर्किंग होंगे, ये काम कर रहे होंगे। इसके हिसाब से हमें पता चलेगा कितने लोग यहां पर कार्य कर रहे हैं। और स्वास्थ्य वगैरह की इन सब चीजों का पता हमें कहां से चलेगा, ये जो अंतिम एज ग्रुप है यहां से पता चलेगा। यहां का पिरामिड किस प्रकार का बन रहा है इससे पता चलेगा। अगर ये बहुत ज्यादा संकरा है तो इससे पता चलेगा कि भाई जो आयु है वो क्या है, बहुत ज्यादा कम है इस एज ग्रुप की, जिसकी वजह से पता चलेगा कि मृत्यु दर क्या है यहां पर ज्यादा हो गई है। और ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो अच्छी तरह से नहीं है। तो कई देशों के आपकी बुक में एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो ये जो इस प्रकार का ग्राफ मैंने जो बनाया है, जो कि इस प्रकार से बना है ठीक पिरामिड की तरह से, ठीक है, तो ये किसका बताया गया है, ये देखेंगे वो केनिया जैसे देशों का है, जहां पर क्या है नीचे से तो बहुत ज्यादा ये चौड़ा होगा, नीचे से तो बहुत ज्यादा चौड़ा होगा। क्यों? क्योंकि जन्म दर वगैरह ये सब चीजें बहुत ज्यादा अधिक हैं। ऊपर से संकरा होता चला जाएगा। संकरा क्यों? क्योंकि ये सब चीजों की वहां पर थोड़ी थोड़ी कमी भी है। जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं हैं तो सही आज के वर्तमान युग के हिसाब से, लेकिन कई देशों के कंपेयर में आप देखेंगे तो उतनी ज्यादा विकसित नहीं है। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगी। भारत जैसे देशों में आप देखेंगे तो थोड़ा सा इसी के अंदर ही क्या मिलेगा, थोड़ा सा ये अधिक चौड़ा होगा। इसकी अपेक्षा देखेंगे तो थोड़ा ज्यादा चौड़ा होगा यहाँ पर, ठीक है। नीचे का जो आधार है वो भी इतना ज्यादा नहीं होगा क्योंकि जन्म दर इतनी ज्यादा भी नहीं है। जापान जैसे देशों का आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, इस प्रकार से, ठीक है, जन्म दर भी कम होगी। उसके अलावा मान लीजिए ये क्या है, 0 से 15 वर्ष के, यहाँ पर 40 वर्ष के और यहाँ पर मान लीजिए 60 के हैं। तो इस प्रकार से मिलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये एक चौकोर सा यहाँ पर बनेगा। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है जनसंख्या किस तरह से संसाधन के रूप में कार्य कर रही है। उसके अलावा यहाँ पर जो आप देखेंगे जनसंख्या वृद्धि दर वो भी बहुत ज्यादा कम मिलेगी। और उसके अलावा जो जीवित रह रहे लोगों को देखेंगे, अगर जो बड़ी एज ग्रुप के हैं ये भी क्या मिलेंगे, इनकी संख्या भी ज्यादा मिलेगी। तो इस प्रकार का ग्राफ अच्छा हुआ, भारत को उससे कम अच्छा और केन्या जैसे देशों का बिल्कुल ही बेकार। तो ये था
अंतिम हमारा चैप्टर जिसका कि नाम था मानव संसाधन। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही कक्षा 9th की ज्योग्राफी के साथ। तो थैंक यू फ्रेंड्स।